बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मलिक ज़ैद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 11, जो कि थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, टोटल 7 न्यूमेरिकल हैं, 1 बाई 1 इन सबको डिस्कस करते हैं। वीडियो को बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कंसीडर अ स्टील बार ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट्स, पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल, खास तौर पे उसके 3 पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के। वो 3 पार्ट्स आपने एक तरतीब से सॉल्व करने हैं, एक तरतीब से आप उनको लेके चलेंगे तो आपके लिए वही क्वेश्चन जो मुश्किल नजर आ होता है वो हलवा बन जाता है। पहला पार्ट ये होता है कि आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, समझना है कि क्या क्या चीज वो हमें बता रहा है और कौन कौन सी चीज हमसे पूछ रहा है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने जो चीज वो बता रहा होता है उसको डाटा की शेप में लिख लेना है, राइट कर लेना है अपने पास। नेक्स्ट फिर आपने वो चीज लिखनी है जो आपने फाइंड करनी है। तो तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब क्वेश्चन समझ लेंगे, उसका डाटा नोट कर लेंगे, टू फाइंड भी निकाल लेंगे कि आपने फाइंड क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में आपने उसका फार्मूला फाइंड करना होता है, फार्मूले को सीधा करना होता है, इसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। जब फार्मूला एडजस्ट हो जाता है तो उसका दूसरा जो पोर्शन है उसमें सिंपल आपने इस फार्मूले में वो वैल्यू डाल देनी होती है जो कि आपने डाटा की सूरत में लिखी हुई होती है। तो बहुत इजी तरीके से आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन वाला पार्ट है उसके पहले पोर्शन में, यानी कि हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो वो ये बता रहा है कि एक स्टील बार है जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर की एक स्टील बार है और उसका इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आपने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे उसकी ये लेंथ थी और ये इसका टेम्परेचर था। इट इज हीटेड टू राइज इस टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी स्टील बार के नीचे आपने बर्नर जला दिया, चूल्हा जला दिया और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर आपने किया। ये देखिए, अब आपको डाटा में कौन कौन सी चीजें दे दी गई हैं। स्टील बार की ओरिजिनल लेंथ भी दे दी गई है, ओरिजिनल टेम्परेचर भी दे दिया गया है और फाइनल टेम्परेचर भी दे दिया गया है। अब टू फाइंड में आपने क्या करना है कि कैलकुलेट इंक्रीज इन लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ में जो इंक्रीज आएगी, यानी कि 1.5 मीटर थी, हो सकता है इंक्रीज होके इसमें 0.2 मीटर का या 0.3 मीटर का डिफरेंस आ जाए तो ये 1.8 पर चली जाए। तो वो जो डिफरेंस आएगा वो इंक्रीज इन लेंथ होगा, डेल्टा एल से उसको शो करते हैं। फिर फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंच जाएगा तो यही इंक्रीज इन लेंथ उसमें जो आएगी, लेट्स सपोज 1.5 मीटर था तो 0.3 मीटर की लेंथ की जो इंक्रीज हुई तो इट मींस वो 1.8 मीटर का हो जाएगा, तो वो उसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो नीचे इसने एक और चीज भी हमें दी है स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज 1.2 into 10 की रेज़ पावर -5 पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो 1.2 into 10 की रेज़ पावर -5 पर केल्विन है। तो ये भी हमें उसने दे दिया है। तो डाटा में हम नोट करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें मिली हैं। सबसे पहले हमें जो चीज दे दी गई है वो देखें, लेंथ ऑफ बार है, इसको एल से शो करते हैं। ये कितनी है? 1.5 मीटर। फिर उसने इनिशियल टेम्परेचर बताया, टेम्परेचर इनिशियल इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसने हमें फाइनल टेम्परेचर बताया, यानी कि टी फाइनल इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट, इसने एक और चीज हमें बताई जो कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, वो हम अल्फा से शो करते हैं। अल्फा की वैल्यू इसने बताई है 1.2 into 10 की रेज़ पावर -5 पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स, ये चीजें हमें मिल गई हैं। इनिशियल लेंथ भी मिल गई है, इनिशियल टेम्परेचर मिल गया है, फाइनल टेम्परेचर मिल गया और अल्फा की वैल्यू मिल गई है। अब हमने 2 चीजें फाइंड करनी है। एक हमने फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ जो कि डेल्टा एल से हम शो करते हैं, और दूसरी फाइनल लेंथ जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका फार्मूला नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन लेंथ का फार्मूला होता है इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू वो जो कोएफिशिएंट है, ओरिजिनल लेंथ है और चेंज इन टेम्परेचर है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन में देखें, इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट की वैल्यू है 1.2 into 10 की रेज़ पावर -5 इंटू ओरिजिनल लेंथ 1.5 थी और
चेंज इन टेम्परेचर 90 है। अब स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये भी हम डाटा में नोट कर लेते हैं कि देखिए फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर यानी कि फाइनल हो गया 100 माइनस इनिशियल 10 इज इक्वल टू 90 हो गया। तो यहाँ पे हम 90 नोट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की मदद से इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ आएगा 162 इंटू 10 की रेज पावर -5। अब देखें 10 की रेज पावर -5 है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 10 की रेज पावर 5 से तो इंक्रीज इन लेंथ हो जाएगा। देखें -5 है तो 162 को यहाँ पे लिखें, डेसिमल लेस पर यहाँ पे था, आपको मैंने बताया था कि 162 का मतलब ये होता है कि 162.00, तो डेसिमल यहाँ पे होता है, इसको 5 पॉइंट्स पीछे लेके आना है, यानी कि यहाँ से डेसिमल को आपने उठाना है और 5 पॉइंट पीछे लेके आना है, तो 1 2 3 4 5 इट मीन 0.00162, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.00162 मीटर। अब देखें ये मीटर में है, इसको हमने मिलीमीटर में लेके आना है, चूंकि बुक में आंसर मिलीमीटर में है तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो आंसर आ जाएगा 1.62 मिलीमीटर। ये हमने ए फाइंड किया है। अब हम आते हैं बी की तरफ। तो स्टूडेंट्स बी में वो ये पूछ रहा है कि जिसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी, लेंथ फाइनल क्या होगी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब स्टूडेंट फाइनल लेंथ का मतलब ये है कि इसकी ओरिजिनल लेंथ थी 1.5 मीटर, इसमें इंक्रीज कितना आया 1.62 मीटर, तो 1.5 में 1.62 ऐड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए हमने बी में क्या फाइंड करना है, फाइनल लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ जो ऊपर हमने अभी निकाला है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल लेंथ थी 1.5 मीटर प्लस, अब देखें ये मीटर में है, ये हमने मिलीमीटर में निकाली थी, तो हमने मीटर वाली जो वैल्यू आई थी 0.00162 मीटर, ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 0.00162 मीटर। देखिए दोनों मीटर में हो गए, अब ये ऐड होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल लेंथ इज इक्वल टू 1.50162 मीटर। आप इसको मजीद कन्वर्ट करना चाहिए, जो बुक में है इसको राउंड ऑफ करें तो ये 1.5 मीटर ही बनती है, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी जगह कंजेस्टेड थी, कम जगह थी, मैंने थोड़ा सा इसको कटिंग भी की है और थोड़ी कम जगह पे लिखा है। आपने साफ सुथरा करके लिखना है ताकि आपका पेपर में अच्छे तरीके से सॉल्व हो और आपको पूरे नंबर मिले। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले पार्ट में आपने क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछ रहा क्या है, दूसरे पार्ट में उसका डाटा नोट करना है, तीसरे में उसका टू फाइंड नोट करना है कि आपने निकालना क्या चीज है। अब हम पहले पार्ट की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड। तो स्टूडेंट एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियली था, यानी कि इसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब स्टूडेंट ये क्यूब है, क्यूब मींस कि इसकी एक लेंथ भी होगी, एक विड्थ भी होगी और एक हाइट भी होगी। क्यूब उस चीज को कहते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप लूडो का वो जो दाना फेंकते हैं तो हर तरफ से एक जैसा होता है, उसकी हर साइड बराबर होती है, उसको कहते हैं ये क्यूब है। तो स्टूडेंट्स क्यूब की एक साइड लेंथ होती है, दूसरी साइड लेंथ भी होती है और तीसरी साइड लेंथ भी होती है। इट मींस ये एक तरफ लेंथ में होता है, एक तरफ विड्थ में होता है, एक तरफ हाइट में होता है। तो इसकी 3 लेंथ होती हैं। इसकी एक लेंथ दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम 10 की रेज पावर 3 करेंगे। इट मींस 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अच्छा फिर पूछ रहा है व्हाट विल बी इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें इसका इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको चेंज इन टेम्परेचर भी आया है। इट मींस ये 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज भी आया है इसके अंदर। तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा 125 और डेल्टा टी जब नोट करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, यानी कि 125 में से 25 निकाल लेंगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब साथ ये बता रहा है कि इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज 9 इंटू 10 की रेज पावर -6 पर केल्विन। अब देखें यहाँ पे समझने की चीज है कि इसने हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया है वो लीनियर का दिया है, वॉल्यूम का नहीं दिया। चूंकि ये एक वॉल्यूम है, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हैं। लीनियर 1 डायमेंशनल होता है और जो वॉल्यूमेट्रिक होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। तो हमें स्टूडेंट पहले से मालूम है कि अल्फा की वैल्यू अगर बीटा में कन्वर्ट करनी हो तो 3 अल्फा 1 बीटा के बराबर होता है, यानी कि ये जो हमें वैल्यू दे दी गई है 9 इंटू 10 की रेज पावर -6, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये 27 इंटू 10 की रेज पावर -6 हो जाएगा पर केल्विन के हिसाब से। तो हमने इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन भी करनी है, इनको अपनी जगह पे लेके आना है। तो कन्वर्जन कहाँ पे होगी, ये साइड लेंथ दे दी गई है तो इसको 10 की रेज पावर 3 करेंगे तो ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइनल टेम्परेचर दे दिया गया है तो
तो चेंज इन टेम्परेचर हमें मिल जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह हमें कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मिली है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ बीटा हमें मिल जाएगा, जो कि वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ए पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब बी पार्ट की तरफ आ रहे हैं, जिसमें हम डाटा नोट करेंगे। सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू दे दी गई है 9 × 10⁻⁻6 पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स नीचे नोट कर लें, एज वी नो दैट 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा। इट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, तो 3 × 9 × 10⁻⁻6 कर लेंगे, या 27 × 10⁻⁻6 पर केल्विन हो जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम। तो हमें ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ साइड लेंथ था। तो स्टूडेंट्स हमने जो फाइनल वॉल्यूम निकालना है, साइड लेंथ रेज़ पावर 3 हो जाएगा, 10 की रेज़ पावर 3 हो जाएगी। इट मीन 10 × 10 × 10 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि पहले हमें सिर्फ साइड लेंथ दे दी गई थी। इसको हम ओरिजिनल वॉल्यूम के बजाय साइड लेंथ क्यूब कर लेते हैं। अब हम डेल्टा टी स्टूडेंट चेंज इन टेम्परेचर निकालेंगे। अब देखें डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 - T1। अब T2 हमें दे दिया गया है स्टूडेंट 125 और T1 दे दिया है 25। इट मीन्स डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तो फार्मूले में केल्विन यूज हो रहा है, तो हम इसको केल्विन कर लेंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 100 केल्विन हो जाएगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं, टू फाइंड। अब फाइंड हमने क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम करना है, यानी कि डेल्टा वी करना है। डेल्टा वी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो ये हमें नहीं पता। अब हम आ रहे हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला स्टूडेंट्स डेल्टा वी इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इंटू वी इंटू डेल्टा टी, यानी कि जो चेंज इन वॉल्यूम निकालना है वो बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या है, 27 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमने निकाला था साइड लेंथ की मदद से 1000 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर हमने निकाला था 125 में से 25 निकाला था, तो 100 हो गया था। अब स्टूडेंट जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27 × 10⁻⁻6 × 10⁻5 हो जाएगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाएंगे। अब ये देखें 27 को ऐसे ही लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब ये 10⁻⁻6 है, ये 5 है, इट मीन्स 10⁻⁻1 रहेगी। अब 10⁻⁻1 है, इट मीन्स 27 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। अब 27 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब ये होता है कि ये 2.7 हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड होगा तो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा। तो हमारा चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो 2.7 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स आपको पहले ही बताया था। पहला पोर्शन देखने जा रहे हैं कि हमने क्वेश्चन को समझना है, दूसरे पोर्शन में डाटा लिखेंगे, तीसरे में टू फाइंड करेंगे। तो पहला पोर्शन देखते हैं। कहता है स्टील रेल रोड ट्रैक सेगमेंट इज 10 मीटर्स लॉन्ग एट अ कूल मॉर्निंग टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक रेलवे का ट्रैक का सेगमेंट है। आपने रेलवे की ट्रैक की लाइनें देखी होंगी। एक सेगमेंट होता है इस तरह का, उससे आगे दूसरा सेगमेंट होता है, दरमियान में उनका थोड़ा सा गैप होता है। इतना गैप रखते हैं ताकि ये एक्सपेंशन की वजह से एक दूसरे के साथ टच ना हो। तो स्टूडेंट्स एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 मीटर और कूल मॉर्निंग टेम्परेचर पे, यानी कि सुबह सुबह के टाइम जो टेम्परेचर था उस वक्त ये 10 मीटर पे मौजूद था। ये नॉर्मल लेंथ समझ लें आप, ओरिजिनल लेंथ है इसकी। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील इज 1.2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है 1.2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। लेटर इन द डे, जो सूरज चढ़ना शुरू हो गया, गर्मी होनी शुरू होगी, दोपहर के वक्त क्या हुआ, द टेम्परेचर राइजेस टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यही टेम्परेचर जो मॉर्निंग टाइम पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया है। हाउ मच विल स्टील ट्रैक सेगमेंट एक्सपेंड इन लेंथ। अब स्टील ट्रैक है, इसको हीट मिलेगी, इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन आएगी, कौन सी आएगी, लीनियर आएगी। तो लीनियर का कोएफिशिएंट भी हमें दे दिया गया है। आपने ये बताना है कि दिन के वक्त जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर चला जाएगा, इसी 10 मीटर की लेंथ में कितनी एक्सपेंशन आएगी, यानी कि ये कितनी एक्सपैंड होगी, कितनी लंबाई में आगे चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पोर्शन नंबर 1। अब पोर्शन नंबर 2 में आते हैं, जिसमें हमने इसका डाटा नोट करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 11। अब डाटा नोट करते हैं।
डाटा में सबसे पहले हमें ओरिजिनल लेंथ दे दी गई है जो एल से हम शो करते हैं, इसको ओरिजिनल लेंथ भी कहते हैं। ये थी 10 मीटर। अब हमें टेम्परेचर जो इनिशियल दे दिया गया था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और टेम्परेचर फाइनल हमें दे दिया गया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हमें दे दिया गया है अल्फा की सूरत में 1.2 इंटू 10 की रेज पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसके पोर्शन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं कि हमने फाइंड क्या करना है। तो हमने जो फाइंड करना है स्टूडेंट, चेंज इन लेंथ करनी है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल हमें नहीं पता, इसको कहते हैं चेंज इन लेंथ। आपने साफ सुथरा करके लिखना है, इस पे नहीं जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने बताया था कि 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है फार्मूले का। फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाला हम लगाएंगे कि डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स में वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की रेज पावर -5 इंटू लेंथ हमें दे दी गई थी ओरिजिनल 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर आया 15। तो इसको मजीद सॉल्व करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की रेज पावर -5 इंटू 15 10 आर 150। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर की मदद सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0.0018 मीटर। तो स्टूडेंट इसको हमने मिलीमीटर में लेके आना है, चूंकि बुक में आंसर मिलीमीटर में है। इसको मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 3 करेंगे तो इट मींस ये डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.8 मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके हम ए पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन को समझेंगे कि वो हमसे पूछ रहा क्या है। कहता है 2 लीटर जो कि 2000 सेंटीमीटर क्यूब ग्लास बॉटल इज फिल्ड कम्प्लीटेड विद ऑरेंज जूस एट अ रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक 2 लीटर ग्लास बॉटल है जिसके अंदर 2 लीटर फ्लूइड आ सकता है और उसको ऑरेंज जूस से भर दिया गया है, बिल्कुल टोटली फिल कर दिया। इट मींस इस ग्लास बॉटल के अंदर 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑरेंज जूस समा गया है और रूम टेम्परेचर पे आपने रख दिया है जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बोतल आपने फिल कर ली एक ऑरेंज जूस से। कहता है द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन फॉर ऑरेंज जूस इज 5 इंटू 10 की रेज पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस है उसकी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है 5 इंटू 10 की रेज पावर -5 पर सेंटीग्रेड। If the bottle is left in a hot car where the temperature reaches 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी बोतल को आपने कमरे से उठाया और एक गाड़ी के अंदर रख दिया। अब उस गाड़ी के अंदर एसी ऑन नहीं था और वो धूप में खड़ी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज कर रहा था। आपने ये बोतल वहां पे रख दी और उस गाड़ी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। अब गाड़ी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो डेफिनेटली इस बोतल का भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। अब देखें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया तो चेंज इन टेम्परेचर आ गया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस विल ओवरफ्लो। अब देखें इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो ऑरेंज जूस होगा वो एक्सपैंड होगा क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम एक्सपेंशन मौजूद थी और वो ओवरफ्लो करेगा, उस बोतल से नीचे गिरेगा। आपने ये बताना है कि ये कितना ओवरफ्लो हो रहा है, तो ये 2 फाइंड में हम लिखेंगे। तो साथ ये भी चीज बता रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बॉटल इज नेग्लिजिबल। हीट की वजह से ग्लास की जो बोतल थी इसकी एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है। ये गिलास नहीं फैला बल्कि इसके अंदर लिक्विड फैला है, इसलिए ये हमारी टेंशन खत्म होगी कि ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट डाटा में हम नोट करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। तो सबसे पहले देखें हमें वॉल्यूम दे दिया गया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब या 2 लीटर भी कर लें इसको। नेक्स्ट हमें टेम्परेचर 1 दे दिया गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर 2 दे दिया गया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि गाड़ी का था। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें बीटा की वैल्यू दे दी गई है 5 इंटू 10 की रेज पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि एक्सपेंशन ऑफ गिलास बॉटल इज नेग्लिजिबल। तो ये एक्सपेंशन ऑफ गिलास बॉटल है, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम कितना आया है, ये हमें नहीं पता। चेंज इन वॉल्यूम भी साथ लिख लें। अब कितना वॉल्यूम बढ़ा है जो कि ओवरफ्लो हुआ है वो हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सोल्यूशन का जो पहला स्टेप है वो फार्मूला है। तो स्टूडेंट देखें अभी तक हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं कोफिशिएंट वाला। अब देखें डेल्टा V इज इक्वल टू बी वी डेल्टा टी, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V इज इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन थी 5 इंटू 10 की रेज पावर -5 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम कितना था 2000 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना था 20। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको मजीद सॉल्व करना चाहें मल्टीप्लाई करते जाएं। मेरे पास चूंकि जगह कम थी तो आप इस 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा फिर आप उसको मजीद कैलकुलेशन में जाएं 10 की रेज पावर -5 है, इस तरह कैलकुलेशन में जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 50 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका स्टेप 1 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। वो कह रहा है कि एक आइस है जिसका मैस हमें दे दिया गया है 15 किलोग्राम, यानी कि 15 किलोग्राम की आइस है और इसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाए और वाटर बन जाए। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस आइस को लाने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट चाहिए होगी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये कैपिटल क्यू होता है जिसको अमाउंट ऑफ हीट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट ऑफ हीट या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको चाहिए ताकि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और पानी बन जाए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक चीज दे दी गई है, एक चीज पूछी हुई है। तो जो चीज दे दी गई है वो हम डाटा में नोट कर लेंगे, वो मैस है, और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो क्यू है, वो स्टेप 3 में हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब हमें एक चीज यहाँ पे रिक्वायर होगी जो कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइस होगी। जो स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो नीचे दे दी गई होगी, वैल्यू में आपको दे दी होगी। यहाँ पे आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है कि वो वैल्यू नीचे क्वेश्चन पेपर में दी गई होगी। आपको ये पता होना चाहिए, ये ना हो कि आप उधर सोचते रहे कि यार यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालेंगे। तो हमेशा जब फिजिक्स का पेपर आता है तो इस तरह की कोई वैल्यू हो तो नीचे क्वेश्चन पेपर में दे दी गई होती है, गिवन होती है। तो मैंने अभी वो वैल्यू निकाली है, वैल्यू है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। तो वो भी हम नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम डाटा की तरफ आते हैं, स्टेप 2 की तरफ क्वेश्चन के। तो देखें डाटा में सबसे पहले हमें मैस दे दिया गया है 15 किलोग्राम जो कि आइस का था। नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये स्टूडेंट होता है 334 किलो जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स इसको जूल पर किलोग्राम में लाना चाहें तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लेंगे। तो इट मीन इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 334, आगे 3 0 लगा दें और ये जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारा डाटा हो गया कंप्लीट। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है वो क्यू की वैल्यू, यानी कि हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है कि कितनी देनी है इसको। तो स्टूडेंट्स अब सोल्यूशन में आए तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला नोट करेंगे। फार्मूला है स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो स्टूडेंट्स अब Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैस हमें गिवन है 15 मल्टीप्लाई बाई L कितना है 334,000। तो स्टूडेंट्स इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 501,000 जूल। अब चूंकि ये जूल में वैल्यू आ गई है लेकिन बुक में वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है। बुक में हमें 10 की रेज पावर के हिसाब से साइंटिफिक नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया गया है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लाना चाहें तो इसको डिवाइडेड बाय 10 की रेज पावर 6 करेंगे या इसको 5.01 इंटू 10 की रेज पावर 6 कर लेंगे, ये भी आंसर ठीक हो जाएगा। तो डेसिमल को यहाँ पे लेके आएंगे, आगे 10 की रेज पावर 6 हो जाएगी, तो 5.01 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बुक में जो आंसर आया है वो 4.95 इंटू 10 की रेज पावर 6 है, हमारे पास 5.01 इंटू 10 की रेज पावर 6 था। ये माइनर सा डिफरेंस है, किसी एक थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है, ये नेग्लिजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 7 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट ये सेम मिलता जुलता इससे क्वेश्चन है, उसमें हमने उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करनी थी, यहाँ पे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करनी है। वो आइस की थी, ये वाटर की होगी। तो पानी का 7 किलोग्राम का एक सैंपल है और उसको आपने स्टीम में लेके जाना है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऑनवर्ड। तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी, तो सेम उसके मिलता जुलता है, सिर्फ यहाँ पे हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज करनी है, वहाँ पे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज की थी। अब ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हम क्वेश्चन को समझ गए कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अब हम आते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा में सबसे पहले हमें मास ऑफ वाटर गिवन है जो कि M इज इक्वल टू 7 किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर होगा, H2O कर लेते हैं। ये भी आपको जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू आपको दी होगी, ये मैंने नेट से निकाली है। इसकी वैल्यू है 2257
किलो जोल पर किलोग्राम। अगर हम इसको जोल पर किलोग्राम में लाना चाहें तो 2257 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2257,000 जोल पर किलोग्राम। चूंकि ये ऐसे यूनिट के हिसाब से हमारे पास आ गया। अब हमने जो चीज फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है जो आपको चाहिए गिवन सैंपल ऑफ वाटर को इसके बॉइलिंग पॉइंट से ऑनवर्ड स्टीम तक लेके जाने के लिए। तो ये हमें नहीं पता। अब फार्मूले में आए तो स्टूडेंट्स वही क्वेश्चन नंबर 5 में जो फार्मूला यूज हुआ था Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो स्टूडेंट्स अब Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैथ हमें दे दिया गया है 7 है किलोग्राम में मल्टीप्लाई बाई 2257,000 हमने L की वैल्यू निकाल ली। इसको मजीद सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15799,000 जॉल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना चाहें यानी कि 10 की रेज पावर के हिसाब से लेके जाना चाहें ये आ जाएगा 1.5799,000 जॉल। अब 10 की रेज पावर के हिसाब से देखें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 10 की रेज पावर 7 जॉल में लाना चाहें तो इसको देखें 1.57 को 1.58 कर लेंगे। चूंकि ये राउंड हो रहा है, ये 5 से ज्यादा है और इससे पीछे भी बड़े फिगर हैं, तो इज इक्वल टू 1.58 10 की रेज पावर 7 जॉल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी इस पानी को स्टीम तक लेके जाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे चैप्टर में आपने जो कुछ पढ़ा उसका निचोड़ इस क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी इन्वॉल्व है, इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इन्वॉल्व है, इसमें हीटिंग ऑफ स्टीम भी इन्वॉल्व है, हीटिंग ऑफ वाटर भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत समझने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको एक दफा समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का जो पहला पोर्शन है मैंने आपको बताया था कि उसमें आपने क्वेश्चन को समझना है, दूसरे पोर्शन में उसका डाटा नोट करना है और तीसरे में टू फाइंड नोट करना है। अब हम पहले पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, क्वेश्चन को समझने की तरफ जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में वो पूछ रखा है। कहता है 4 किलोग्राम ऑफ आइस हैज टेम्परेचर ऑफ -20 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 किलोग्राम की बर्फ आपके पास पड़ी हुई है और उसका टेम्परेचर है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। अब इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया गया। अब देखें आइस से पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व होगी, फिर पानी गर्म होगा 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व होगी, वहां पे जाके स्टीम बनेगी। ये एक पूरा प्रोसेस होगा। इस पूरे प्रोसेस से गुजारा गया, इसको हीट दे दी गई और इसको स्टीम में कन्वर्ट कर दिया गया। इट्स फाइनल टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टूडेंट देखें 100 डिग्री पे स्टीम बननी शुरू होगी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसमें इन्वॉल्व हुई, उसमें टाइम टेकिंग हुआ, उसके बाद बाकायदा स्टीम बनी और उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, पूरा प्रोसेस हुआ। तो हमने करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन्वॉल्व फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम। तो स्टूडेंट्स आइस से लेकर स्टीम तक पूरा जो प्रोसेस टेक हुआ उसमें जितने भी स्टेप थे उनको स्टेप वाइज हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू स्टीम करेंगे। अब इसमें हमें वैल्यूज दे दी गई है स्टूडेंट। देखें स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दे दी गई है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दे दी गई है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम 2000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.3 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2.26 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल पर किलोग्राम। तो अब देखें हमें कितनी वैल्यू दे दी गई है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 किस्म के प्रोसेस भी इन्वॉल्व होंगे। 5 किस्म की जगह पे इसको हम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब चूंकि हमने समझ लिया कि 4 किलोग्राम की एक आइस थी, उसका टेम्परेचर था -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हीट अप किया गया, स्टीम में कन्वर्ट किया गया और इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितनी हीट इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, जितनी एनर्जी इसको चाहिए होगी, वो टोटल एनर्जी आपने कैलकुलेट करके बतानी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए डेफिनेटली हमें स्टेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। चूंकि सबसे पहले आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, वहां पे पानी में कन्वर्ट होगा, फिर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, फिर पानी उबलना शुरू हो जाएगा, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी, फिर वहां से स्टीम बनेगी, फिर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा। तो इसमें 5 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया 1। अब हम सेकंड पोर्शन की तरफ आते हैं जिसमें हमने इसका डाटा नोट करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन चूंकि थोड़ा सा लेंथी है
इसलिए मैंने डाटा पहले से नोट करके रखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। वीडियो को मकसद है आपको समझाने का, लेंथी करने का मकसद नहीं है। तो स्टूडेंट देखें, डाटा में सबसे पहले मास ऑफ आइस हमें मिला था 4 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस मिला। ये देखें, ये स्पेसिफिक हीट को सी से हम डिनोट करते हैं, उसके साथ मैंने आइस लिख लिया और ये है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं और जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1 भी आप कर सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। तो ये जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है स्टूडेंट, तो आपने खुला खुला करके साफ सुथरा लिखना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस को ऐसे ब्रैकेट में साथ ये वाला नोट लिखना है ताकि ये सफाई में आए और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें मिला, सी हमने वाटर से शो कर दिया 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद हमें मिला स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम, जो सी स्टीम से मैंने शो किया 2000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें मिला 3.3 × 10 की रेज़ पावर 5 जूल पर किलोग्राम, और इसको हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि L और साथ F से लिखा। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे लेटेंट हीट है और साथ वेपोराइजेशन है, तो LV से शो किया और 2.26 × 10 की रेज़ पावर 6 जूल पर किलोग्राम। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं टू फाइंड में। टू फाइंड में हमने फाइंड क्या करना है, Q टोटल करना है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने फाइंड करनी है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक कितनी एनर्जी आपने इसको दी तब वो वहां तक पहुंचा। तो स्टूडेंट जहां तक हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया जो कि क्वेश्चन से रिलेटेड था। सोल्यूशन में आए तो आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, टू कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी वी विल ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस इनटू डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि इसकी टोटल हीट एनर्जी हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें इसको डिफरेंट स्टेजेस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब स्टेजेस कौन सी हैं वो नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है, उससे आपको समझ आ जाएगी। इनिशियली हमें आइस मिली थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। आइस को आपने हीट देनी शुरू होगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, लेकिन यहाँ पे भी ये आइस और वाटर मिक्सचर था, तो यहाँ पे इसकी फेज शिफ्टिंग शुरू हुई, यानी कि मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। तो यहाँ पे कौन सी हीट इन्वॉल्व होगी, फ्यूजन इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे जो हीट होगी वो हमें टेम्परेचर में शो नहीं होगी, हिडन होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। लेकिन यूं ही ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, कंटिन्यू आप इसको हीटिंग देते रहेंगे तो ये 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा, यानी कि बॉइलिंग टेक प्लेस होगा। यहाँ पे जाएंगे तो ये 100 पे फिर स्टॉप हो जाएगा। इट मींस इसकी अब फिर फेज शिफ्टिंग शुरू हो गई है, ये वाटर से स्टीम में शिफ्ट होने शुरू हो गया है, तो स्टीम शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगी। तो लास्ट स्टेज में जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बकायदा स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो ये 100 से ऑनवर्ड 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाएगा। तो हमारी कितनी स्टेज होगी देखें, -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आने तक पहली स्टेज, 0 से 0 मेल्टिंग वाली दूसरी स्टेज, 0 से 100 बॉइलिंग वाली तीसरी स्टेज, 100 से 100 यानी कि स्टीम शिफ्टिंग वाली चौथी स्टेज, और 100 से 120 तक यानी कि बकायदा स्टीम बनने का जो प्रोसेस शुरू होगा वो 5वीं स्टेज में होगा। तो हमने 5 स्टेज में मुख्तलिफ जगह पे जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई है उसको बारी बारी कैलकुलेट करेंगे और फाइनल टोटल हीट एनर्जी जब हम निकालेंगे तो इन सबको ऐड अप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं स्टेज 1 की तरफ। तो देखें स्टेज 1 में हमने हीटिंग ऑफ आइस की थी -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो -20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने जो इसको हीट दी उसमें अब कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी देखें, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और पहली स्टेज में होगी, इसको हम Q1 कर रहे हैं। ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे लिख लें चले ताकि कंफ्यूज ना हो। तो स्टेज 1 की अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अब फार्मूले में पूरे इस चैप्टर में 2 फार्मूले यूज हुए हैं, एक लेटेंट हीट का यूज हुआ है और एक स्पेसिफिक हीट का यूज हुआ है। स्पेसिफिक हीट आया कि वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है या आइस है या किसी भी चीज का है, वो mc डेल्टा T है। और दूसरा फार्मूला जो यूज हुआ है लेटेंट हीट का हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ है या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ है। दोनों का फार्मूला सेम है, Q = m × L, यानी कि दोनों सूरतों में Q की वैल्यू m जरूर लगेगा, एक में L की जगह c × डेल्टा T लगेगा और दूसरे में L लगेगा। तो ये 2 फार्मूले यूज होंगे। पहला फार्मूला होगा लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपोराइजेशन हो, Q = m × L ही होगा। दूसरे में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SHC नोट कर लेता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आया कि आइस की हो, वाटर की हो या सॉलिड की हो, ये Q = mc डेल्टा T होगा। तो ये 2 फार्मूले आपने अपने पास नोट करके रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में यही 2 फार्मूले यूज हुए हैं। लेटेंट हीट का यूज हुआ है, आया कि फ्यूजन थी या
वेपराइजेशन थी वो Q इज इक्वल टू ml था, और दूसरा स्पेसिफिक हीट का हुआ है आया कि आइस का था, वाटर का था या सॉलिड का था, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T था। अब देखें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, ना ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्वॉल्व है, बल्कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व है। क्योंकि स्पेसिफिक हीट इन्वॉल्व है तो इसलिए हम इसमें C की वैल्यू डालेंगे, तो Q1 इज इक्वल टू mc डेल्टा T हो जाएगा। अब मैथ हमें 4 किलोग्राम गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें क्वेश्चन में दे दी गई थी, हमने डाटा में नोट भी की 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और डेल्टा T हमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड मिला हुआ था। इसको केल्विन भी कर सकते हैं और टेम्परेचर में C भी कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है, दोनों ठीक होंगे। तो स्टूडेंट इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि जो अमाउंट ऑफ हीट फर्स्ट स्टेज पे है 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल है। तो -20 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस को लाने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई वो Q1 से हमने शो कर दी 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेज में आते हैं। सेकंड स्टेज में अब देखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इन्वॉल्व होगी, क्योंकि यहाँ पे आइस मेल्ट होनी शुरू होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन पानी और आइस का मिक्सचर रहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर नहीं गया जब तक टोटली पानी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे चूंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इन्वॉल्व है, इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे m इंटू L। क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है, इसलिए Q2 इज इक्वल टू m इंटू L। अब Q2 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो मैथ वही 4 किलोग्राम है, क्योंकि मैथ उतना ही रहेगा आखिर में स्टीम में जाने तक, तो मैथ में किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आई। आगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमें दे दिया गया 3.3 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इस फेज शिफ्टिंग में एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो Q2 इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी दो स्टेजेस कंप्लीट हो गई। अब ये टोटली वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने लेके जाना है, तो उसके लिए स्टेज 3 इन्वॉल्व होगी। तो देखें ये स्टेज 3 है, हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे फिर दोबारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला होगा वो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T हो जाएगा, जो कि हमने स्टेज 1 में किया था। अब देखें 4 किलोग्राम इसका मैस है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे 0 से 100 डिग्री तक जाएगा, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं और 100 केल्विन भी कह सकते हैं। तो Q3 इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल हो जाएगा, यानी कि 0 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसी 4 किलोग्राम के पानी को आपने उबालना है। तो उसको जो हीट अमाउंट चाहिए होगी वो Q3 से हम डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल। नेक्स्ट आते हैं स्टेज 4 की तरफ। अब देखें पानी जो ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो वो स्टीम में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, एनर्जी उसको मिलती रहेगी, लेकिन वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा जब तक वो टोटली स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखें वो ही पानी जो कि मैथ 4 किलोग्राम से था, उसके साथ अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे जो कि हमने स्टेज 2 में लगाया था। वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस थी, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि 4th स्टेज पे थी उसमें फार्मूला है m इंटू L। m वही 4 किलोग्राम होगा और L की वैल्यू होगी 2.26 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल पर किलोग्राम, जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी 4th स्टेज पे 9.04 इंटू 10 की रेज पावर 6 जूल। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी 4 स्टेजें कंप्लीट हो गई। चौथी स्टेज पे फेज शिफ्टिंग हो रही थी वाटर से स्टीम में। अब हम आ रहे हैं स्टेज 5 की तरफ। स्टेज 5 में वही स्टीम टोटली जो कन्वर्ट हो चुकी थी स्टीम में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑनवर्ड जाएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम यूज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टीम से आगे ऑनवर्ड इसने 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सी होगी 5th स्टेज पे होगी। तो मैथ वही 4 किलोग्राम होगा। सी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम दे दी गई है 2000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर 20 K होगा, क्योंकि 100 से 120 की तरफ जा रहे हैं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें इंक्रीज आएगा, तो ये 20 K हो जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अमाउंट ऑफ हीट 5th स्टेज पे 1.60 इंटू 10 की रेज पावर 5 जूल हो जाएगी। तो हमने पांचों स्टेज पे, पहली स्टेज थी -20 से 0 तक, दूसरी 0 से 0 तक, तीसरी 0 से 100 तक, चौथी 100 से 100 तक और पांचवी 100 से 120 तक। तो पांचों स्टेज में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी 1 बाई 1 कैलकुलेट की। अब बारी आ गई है कि उसको हम टोटल कैलकुलेट करें, आपस में उसका सम निकाल लें। तो जो फाइनल स्टेप होगा स्टूडेंट, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल हीट एनर्जी इन्वॉल्व को हम आपस में ऐड अप
करेंगे तो टोटल Q की वैल्यू होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो स्टूडेंट्स Q1 में 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 5 थी, प्लस Q2 में 1.32 इंटू 10 की रेज पावर 6 थी, Q3 में 1.68 इंटू 10 की रेज पावर 6 थी, Q4 में 9.04 इंटू 10 की रेज पावर 6 थी, प्लस Q5 में 1.60 इंटू 10 की रेज पावर 5 थी। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास Q टोटल आएगा 1.236 इंटू 10 की रेज पावर 7 जॉल, और ये हमारा आंसर होगा। यानी कि आपने आइस को -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टीम में लेके जाना है, तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए होगी 1.236 इंटू 10 की रेज पावर 7 जॉल। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 जो कि 7 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।